अस्पताल की विशाल सफेद इमारत के सामने पसरे लॉन पर बिछी हरी घास के मखमली नरम गलीचे पर ढह सी गई। देर तक आंखें मूंदे मैं सुस्ताती रही। इस अवस्था में और ऐसी मनः स्थिति में दिल्ली से गाजियाबाद तक का सफर उस खटारा बस में करते करते शरीर के एक एक जोड़ में टीस उठने लगी थी। ताऊ जी का तार आया था। कैंसर त्रस्त ताई जी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। चाहो तो आकर देख जाओ। सुबह 9 बजे तार मिला था। 8:45 बजे सुनील ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। बदहवास सी बिना कुछ सोचे समझे मैं तुरंत अस्पताल पहुंचने को छटपटा उठी। उसी समय कमरे में ताला लगाकर मैं तुरंत निकल पड़ी। 9:30 वाली बस पकड़कर हर हाल में 11 बजे तक गाजियाबाद पहुंच ही जाऊंगी। यही सोचकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाती बस स्टॉप पर पहुंची। किसी तरह धक्का मुक्की करके बस में एक पांव रखने लायक जगह बना सकी। धक्के खा खा कर चलती बस से एक एक हड्डी कड़कने लगी थी। पास की सीट पर एक मोटी सी हरियाणवी औरत नाक बहाते 4-5 साल के बच्चे के साथ पूरी सीट पर पसरी ऊँघ रही थी। मैली कीचड़ धोती, उससे मन वितृष्णा से भर गया। अचानक बस के एक जोरदार झटके से आंख खुल गई। एक बार उसने अपनी उनीदी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर खिसक कर जगह बनाती हुई बोली, बैठ जाओ बहन जी। मैं विवश सी उतनी सी जगह पर किसी तरह से टिक गई। वह कुछ देर तक बस में भरी भीड़ को कोसती रही, फिर अचानक पूछ बैठी, आप कहाँ जाओगी? गाजियाबाद। मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अच्छा अच्छा, कोई रिश्तेदारी में जाती दिखो हो। मैं फिर अपने ख्यालों में खो गई। अम्मा की मौत के बाद ताई जी ने ही मुझे पाला पोसा था। अम्मा और ताई जो बचपन की पक्की सहेलियां व चचेरी बहनें थीं, ब्याह कर एक ही घर में आने के कारण वह स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। ससुराल में भी वे जेठानी देवरानी बनकर नहीं बल्कि सहेलियों की तरह ही रहती थीं। मेरे जन्म से 5 महीने पहले ही ताई जी ने राजेंद्र भैया को जन्म दिया था। पूरा घर खुश था, लेकिन ताई जी लड़की चाहती थीं। अपने घर में वे 5 भाइयों की इकलौती बहन थीं। उन्हें उदास देखकर अम्मा ने कहा था, तुम उदास मत हो जीजी, मेरी बच्ची होगी तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी। अम्मा ने शायद होनी को भांप लिया था। मेरे समय में वे अक्सर बीमार रहा करती थीं और मेरे जन्म के 1 हफ्ते बाद ही मुझे ताई जी की गोद में डाल अम्मा ने आंखें मूंद लीं। अपने 5 महीने के अबोध शिशु को भुला बिसरा ताई मेरी ही परवरिश में खो गईं। शायद अपने बचपन की प्रिय सखी को वे मुझ में तलाश करती थीं और उसके बिछोह का दुख वे मुझे पाकर भुलाना चाहती थीं। बाबूजी ने तो मुझे कभी छुआ तक नहीं। हाँ, ताऊ जी जरूर कभी कभार मुझे दुलरा देते और भूले भटके एक आध फ्रॉक भी ले आते। उस पूरे घर में ताई जी ही मेरे लिए एक ऐसा वृक्ष थी जिनकी सघन छाया में मैं पूर्णतः सुरक्षित थी। घर भर की जिम्मेदारियां सहज ही अपने ऊपर ओढ़ लेने की प्रवृत्ति ने उन्हें पति और बच्चों से दूर कर दिया था, लेकिन मैं नितांत उनकी अपनी थी। शायद इसीलिए कि हम दोनों के मन की प्यास एक ही थी और वह एक दूसरे से ही बुझती भी थी। और फिर वह दिन जब दादी, बाबूजी, ताऊ जी सबसे लड़ झगड़कर ताई जी ने मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया था। सभी ने उनका घोर विरोध किया था। दादी ने तो यहाँ तक कह दिया था, देखना एक दिन यह लड़की सारे घर की नाक कटवाएगी। लेकिन ताई जी का वह दृढ़ विश्वास मैं खुद भी कहाँ समझ पाई। क्या कमी रह गई थी? ताई जी का दृढ़ विश्वास खंडित करते समय मैं कुछ न सोच सकी थी। बस मैं यही जानती थी कि मेरी तृष्णा का अंत सुनील को पाने पर ही होगा, और यह भी कि यह संबंध घर वालों को फूटी आंख न सुहाएगा। जाति पाति के मामले में ताई जी बहुत कट्टर थीं। वे इस मोर्चे पर जरूर हार जाएंगी और मैंने चुपचाप सुनील से कोर्ट मैरिज कर ली। शाम को सुनील के बहुत जोर देने पर मैं घर जाने को तैयार हुई थी, लेकिन देहरी पर पांव रखते ही
ताऊ जी की गरजती आवाज और ताई जी की अश्रुपूरित लाल सूजी हुई आंखों ने हमें जहां का तहां जड़ कर दिया। जाने क्या क्या कहते रहे सब लोग। मैं और सुनील सिर झुकाए सुनते रहे, लेकिन ताई जी कुछ न बोली। मैं उनके पांव छूने के लिए झुकी तो वह एकदम फूट पड़ी। हमसे क्या गलती हो गई जूही, जो तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया और हमसे पूछा भी नहीं। वे तेजी से भीतर पलट गईं और भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम वहां न रुके। सुनील ने दिल्ली में काम ढूंढ लिया और अपने एक दोस्त के यहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। बहुत दिनों तक ताई जी की उलाहना देती लाल लाल आंखें मेरे मन में टीस जगाती रहीं। मैंने चोरी छिपे 2 पत्र भी लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हफ्तों बेसब्री से इंतजार करने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्या सचमुच मेरा अपराध इतना बड़ा था कि ताई जी भी मुझे क्षमा न कर सकीं? सुनील के प्यार के सहारे धीरे धीरे मैं भी सब कुछ भुलाकर अपनी गृहस्थी में रम गई। प्रेम का प्रथम पुष्प मेरी कोख में कुलबुलाने लगा था। मैं आने वाले नन्हे मेहमान के सपनों में खोई सब कुछ भूल भी चुकी थी कि अचानक यह तार बस एक धक्का खाकर रुक गई। मैं चौंक कर जाग सी पड़ी और बस से उतरकर पैदल ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। पता चला मिलने का समय 12 बजे से है। उफ, अभी तो पूरा 1 घंटा पड़ा है। मैं गेट से आने जाने वालों को देखती हुई समय काटने लगी। ध्यान अटक कर फिर ताई जी पर चला गया। ताई जी इतनी कठोर हो गईं कि अपनी बीमारी की खबर तक न भिजवा सकीं। एक बार यह भी नहीं जानना चाहा कि बचपन की सखी की जिस धरोहर को वे पाल पोस रही थीं, वह सुरक्षित हाथों में है या नहीं, जिंदा है या मर गई। मेरा मन भर आया। जी चाहा अभी ताई जी के पास पहुंचकर खूब लड़ूं। कोलाहल सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई तो देखा पूरा लॉन मिलने जुलने वालों की भीड़ से भर गया। मैं धुंधलाई आंखें पोंछने के लिए दूसरी तरफ घूम गई। गेट खुल गया था। मिलने वालों का तांता लगा था। मैं वार्ड नंबर, बेड नंबर आदि पूछती तेज तेज कदमों से कमरे तक पहुंची। देखा ताई जी बेड पर पड़ी चुपचाप छत को ताक रही थीं। मैं उनके पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। ताई जी की हालत देखकर जी भर आया। गुलाब के फूल सा खिला रहने वाला चेहरा मुरझाकर काला पड़ गया था। गोरे गोरे चिकने हाथों की जगह 2 सूखे ठूंठ से रह गए थे। 2 साल के भीतर इतना बदलाव। मुझे देखते ही ताई जी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जूही, तू आ गई मुनिया। रोकते रोकते भी आंखें बरस पड़ी। ताई जी के सीने से लगकर मैं देर तक रोती रही। मेरे बालों पर हाथ फेरती ताई जी निःशब्द आंसू बहाती रहीं। मन का आवेग कम होने पर मैंने रुधे गले से कहा, तुम्हारी यह हालत हो गई और मुझे खबर तक नहीं दी। मैं क्या इतनी बेगानी हो गई थी? लड़कियां तो होती ही हैं बेगानी। फिर तुम तो पहले से ही बेगानी हो गई थी। तुमने एक बार भी ना सोचा मुन्नी कि उन लोगों के बीच हम हमेशा तुम्हारे लिए ही लड़ते थे, तो किसी विश्वास पर ही ना। पर तुमने तो हमारा वह विश्वास ही तोड़ दिया। हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। जिस जूही को हमने अपने बच्चे से बढ़कर माना, पाला पोसा, उसी ने हम पर जरा सा भी विश्वास न किया। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या बीती? ताई फफकती सिसकती कहे जा रही थीं। वही बाबूजी जो यह भी नहीं जानते कि उनके बेटी की शक्ल कैसी है। कहते हैं अपनी बेटी होती तो देखता कैसे ऐसा कदम उठाने देती। ताई का कंठ रुध गया। और वो दादी जो उठते बैठते तुम्हें कोसती थीं, कहती अरे अपनी लड़की होती तो क्या ऐसे खाली हाथ जाने देती? उस बिन माँ की बच्ची को बिगाड़कर अपना घर भर रही है। मैं स्तब्ध सुनती जा रही थी। हमें तुम्हारी सब चिट्ठियां मिल गई थी बिटिया, लेकिन हमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अगर ये लोग तुम्हारा पता पा जाते तो हमारे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी दूभर कर देते। मैं अब अपने को रोक न सकी। ताई, तुम्हारे साथ इतना कुछ बीता और तुमने मुझे एक बार खबर भी न दी। इतनी नाराज थी मुझसे। ताई ने मेरा सिर सहलाते हुए रुधे कंठ से कहा,
नहीं जूही, हम तुमसे कभी नाराज नहीं रहे। हमारे मन में सदा यही कामना रही कि तुम जहां भी रहो सुखी रहो। हम तो चले जाते पर तुम्हें खबर ना देते, लेकिन क्या करें, हमारा भगवान गवाह है। हमने सदा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। तुमसे मिले बिना प्राण आसानी से न छूटते, इसलिए तुम्हारे ताऊजी को हमने अपनी कसम देकर तार करवाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ताई ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, ना रो मत मुन्नी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बिटिया, क्या करें, बच्चे को पालते समय माँ पिता क्या क्या सोचते हैं, यह तुम नहीं समझ पाओगी। बस एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे, तुम्हें पालने में हमसे जो कमी रह गई हो वह तुम मत रहने देना, वरना बहुत दुख होता है बिटिया, बहुत दुख होता है। सीने में चुभते शूल की पीड़ा को दबाती मैं वहां से भाग खड़ी हुई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।